पहले काउंसलर और अब एमएलए, प्रमोशन होता जा रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़मीनी लोग हैं। हमने ग्राउंड पे क्योंकि काम करे हैं, हमारे वालिद ने काम करे। इन 5 सालों में क्या बदल गया? 2020 से 2025 में क्या अंतर है कि लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे? आम आदमी पार्टी की हवा आई थी और उसमें बहुत लोग बह गए। रातों रात कोई बड़े पद पे नहीं पहुंच गए वो। 5 साल में आप फिर भी बहाने बना सकते हैं एमएलए जो है कि मुझे सिस्टम समझने में टाइम लग गया, मुझे 5 साल कम पड़ गए काम कराने के लिए। लेकिन 10 साल एक बहुत बड़ा टर्म होता है। शर्म का मुकाम है कि 10 साल का सिटिंग विधायक अपने कामों की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को डरा के वोट मांग रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पंजाब के इलेक्शन में उन्होंने यही वादे करे थे कि महिला योजना हम ऐसे हेल्प करेंगे और वैसे हेल्प करेंगे। 3 साल हो गए, आज तक ये महिलाओं के खातों में एक पैसा नहीं आया है। केजरीवाल जी की जो जुमलेबाजी है, मैं जुमलेबाजी कहूंगी। मोदी जी एक एक्सपर्ट हैं, दूसरे एक्सपर्ट केजरीवाल जी हैं जुमलेबाजी में। अपने पानी नहीं पहुंचाया, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सीधा मानते इसलिए पानी नहीं तो आप बता दें फिर रीजन ओखला को निगलेक्ट करने का। वो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी उनमें बिलीव करते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मैं बेबुनियाद बात नहीं करती आपसे। आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त ओखला की सीट पे हैं और ये सीट बहुत टॉक्ड अबाउट है। टॉक्ड अबाउट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन है। 53 से 54% यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं और वो तय करते हैं सीट कौन जीते। 3 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। 2 बार से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। इस बार कांग्रेस ने उतारा है मैदान में एक यंग उम्मीदवार को। इनका नाम है अरीबा खान, यहाँ की काउंसलर हैं। इनके पिता ज़रूर यहाँ से विधायक रहे हैं, आसिफ मोहम्मद खान। और चुनौती भी हो गई है क्योंकि 5 साल बहुत महत्वपूर्ण रहे। दिल्ली के दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा कि मुस्लिम्स के साथ में आम आदमी पार्टी खड़ी नज़र नहीं आती है और इसलिए कोई गठबंधन भी नहीं हुआ। और ख़ासकर आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि अगर मुस्लिम्स का डिवीज़न हुआ तो उनके नुकसान है। कांग्रेस को भी बहुत उम्मीदें हैं और कांग्रेस को बहुत उम्मीद है ओखला की सीट से। सबसे ज़्यादा उम्मीद है तो वो ओखला की सीट से है। अरीबा, कैसे हो आप? ठीक है सब? ऑल गुड सॉरी, थैंक यू सो मच। कैंपेन चल रहा है? जी बिल्कुल मजबूती से चल रहा है। पहले काउंसलर और अब एमएलए, प्रमोशन होता जा रहा है। ऑफ कोर्स देखिए सौरभ जी, मैं बहुत एक मजबूत पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ और मेरे फादर का जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने भी कोई रातों रात कोई बड़े पद पे नहीं पहुँच गए वो। उन्होंने ओखला को एक तरीके से अपने खून पसीने से सींचा और शुरुआत उन्होंने इंडिपेंडेंट काउंसलर जीत के करी, अपनी फेस वैल्यू पे, किसी पार्टी की बुनियाद पे नहीं करी। और 2 बार वो काउंसलर इंडिपेंडेंट रहे, 1 बार एमएलए आरजेडी से रहे, एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही समझिए क्योंकि कांग्रेस की वो थी। और दूसरी बार कांग्रेस के उन 8 एमएलएज में थे जिस वक्त पे जिनकी वजह से केजरीवाल पहली बार जिनके सपोर्ट से सीएम बने थे। तो देखिए हम लोग बहुत ज़मीनी लोग हैं। हमने ग्राउंड पे क्योंकि काम करे हैं, हमारे वालिद ने काम करे और हमारी पहचान ओखला में अपने कामों की बुनियाद पे रही है। तो वही रीज़न है कि देखिए फिर कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन करी और पार्टी ने मुझे मौका दिया 2 साल पहले काउंसलर के इलेक्शन के लिए। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years मुझे दोबारा से पार्टी ने मुझ पे यकीन जताते हुए मुझे फिर से मौका दिया कि मैं विधायकी की उम्मीदवारी करूं ओखला से। तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने भी यकीन जताया और आवाम ने भी बहुत मोहब्बत और सपोर्ट से हमें काउंसलर, हमने ओखला विधानसभा से 9 सीटें जो हमने 250 में से काउंसलर की निकाली, उसमें से 2 ओखला से हमने कांग्रेस पार्टी को निकाल के दी। तो मजबूत हैं हम लोग अपने इलाके में और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम विधायकी का इलेक्शन भी मजबूती से निकालेंगे। 5 साल में क्या बदल गया? 2020 में कांग्रेस को इस सीट पर, ओखला सीट पर 5-6 हज़ार वोट मिले थे और अमानतुल्लाह की मार्जिन 60-70 हज़ार के करीब था जीत का। तो बहुत बड़ा मार्जिन है जो आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत करके गई और कांग्रेस बहुत पीछे नजर आई। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में क्या बदल गया? 2020 से 2025 में क्या अंतर है कि लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं सौरभ जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक वेव थी, एक आम आदमी पार्टी की हवा आई थी
और उसमें बहुत लोग बह गए। और देखिए मुझे लगता है उस हवा का आना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक आप किसी को मौका नहीं देते हैं आप उसे परख नहीं पाते हैं। मौका देना ज़रूरी होता है परखने के लिए। लोगों ने एक बार मौका दिया, एक टर्म के बाद यहाँ पे लोगों ने थोड़ा ये महसूस किया कि शायद एक टर्म काफ़ी नहीं है, इनको एक टर्म और देना ज़रूरी है कि 2 टर्म्स में शायद कुछ और रिजल्ट। ब्रूट मेजॉरिटी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसमें मैं सेकंड पॉइंट पे भी आऊँगी, ब्रूट मेजॉरिटी वाली पे। और वो वेव का ही हिस्सा था कि बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जो हैं वो अपनी जीत नहीं करवा पाए, हासिल नहीं कर पाए। और वो एक वेव का वो था, मोमेंटम था कि आम आदमी का एक वो चल रहा था। दूसरी बात, ब्रूट मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ओखला की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें इलेक्शंस की, तो यहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन भी हैं, मुसलमान भाई बहन भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम आबादी यहाँ ज़्यादा है वो एक तरफा वोट करती है। यहाँ वोट कभी डिवाइड नहीं होता है, यहाँ वोट एक तरफा होता है। और उसी का रिजल्ट है कि एक तरफा आम आदमी के कैंडिडेट को यहाँ भारी मतों से जिताया गया। वो हवा जो चली उसमें एक तरफा वोटिंग हुई। तीसरी बात देखिए, जो आप कह रहे हैं 2020 से लेके 25 में क्या फ़र्क है, तो देखिए सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि 5 साल में आप फिर भी बहाने बना सकते हैं एमएलए जो है कि मुझे सिस्टम समझने में टाइम लग गया, मुझे 5 साल कम पड़ गए काम कराने के लिए। लेकिन 10 साल एक बहुत बड़ा टर्म होता है। 2020 में एक मौका और देने के बाद अब 25 में ये हालात हैं कि लोग ऊब चुके हैं। जो 10 साल से लगातार फेक प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस और फेक एजेंडा और जो जिस बुनियाद पे लोगों से वोट मांगने की आज भी जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो सारी बातें होती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, व्हेन इट कम्स टू ओखला, इफ आई टॉक अबाउट ओखला, तो वो कॉन्क्रीट कुछ भी ज़मीन पर काम नहीं हुआ है। दैट इज़ द रीज़न कि वो हवा का जो रुख है वो अब बदल गया है। जो हवा एक तरफा चल रही थी उसका रुख अब बदला है और वो दूसरी तरफ चलनी शुरू हुई है। तो यही जो सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स, यही रीज़न है कि बहुत हाई लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ दोबारा झुकाव है, क्योंकि शीला जी की दिल्ली को आज भी लोग याद कर रहे हैं। और देखिए शीला जी की मैं बात करूं तो 10-12 साल पहले शीला जी ने 450 करोड़ का टेंडर ओखला के लिए किया था, एलएनटी का, सीवेज सिस्टम का। आज तक टिल डेट ये ओखला के इतिहास में आज तक इतना बड़ा टेंडर किसी ने नहीं दिया ओखला के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ओखला को तरजीह दी, यहाँ के लोगों को भी, और यहाँ पे काम भी कराया। तो लोगों को वही चीज़ें याद आ रही हैं, इस वजह से एक रुझाव वापस कांग्रेस की तरफ है। अमानुल्लाह खान कहते घूम रहे हैं कि अपना वोट खराब नहीं करें, अगर मुस्लिम वोट बट गया तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अपने कैंपेन में बात बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं और एक चैलेंज भी होगा आपके लिए भी, आपकी पार्टी के लोगों के लिए भी। वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है, कांग्रेस तो सरकार में बीजेपी को हरा ही नहीं सकती है, तो अपना वोट खराब नहीं करें। ये एक बहुत कैंपेन है, नैरेटिव है जो बिल्ड किया जा रहा है, उसका कैसे जवाब? देखिए इस पर भी मैं 2-3 बातें आपसे कहूँगी। सबसे पहली बात तो शर्म का मुकाम है कि 10 साल का सिटिंग विधायक अपने कामों की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को डरा के वोट मांग रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपने डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं सिटिंग 10 साल से विधायक। वो अभी भी लोगों को डरा रहे हैं कि देखो देखो मुझे वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। वो कहावत नहीं, माँ कहती थी बच्चे को सो जाओ वरना वो शेर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, जो भी वो, हाँ वो आ जाएंगे। तो यहाँ वो आलम बना रखा है। और देखिए मैं एक बात कहूँगी आपसे कि मैं किसी को, मेरा मानना है, मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं अपने भाई बहनों से, चाहे मेरे हिंदू भाई बहनों या मुसलमान भाई बहनों, मैं उनको डरा के उनसे वोट नहीं लेना चाहती हूँ। ये मेरे ईमान के भी ख़िलाफ़ है, मेरी तरबियत के भी ख़िलाफ़ है कि मैं उनको डरा धमका के उनसे वोट मांगूँ। हाँ मैं कहूँगी कि एक तरफा वोट दें, आप एक तरफा वोटिंग करो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एजेंडा आपका डेवलपमेंट होना चाहिए और मजबूत लीडर को वोट करो, हिम्मत और ताकत वाले लीडर को वोट करो जो निडर हो, जो आपकी मजबूती से लड़ाई, असेंबली में भी आपकी आवाज़ उठाए, सड़कों पे भी लड़ाई लड़े। ऐसे बेचारे मजलूम डरे सहमे लीडरों को वोट मत करो जो हर वक्त बीजेपी का डर दिखाते रहे, खुद भी डरे बैठे हैं बीजेपी से। एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, अगर बीजेपी और एलजी आपको काम नहीं करने दे रही तो आप हट जाओ, हम लड़ाई लड़ेंगे बीजेपी और एलजी से, हम कराएंगे काम मजबूती से, हम विचारगी नहीं दिखाएंगे कि बीजेपी और एलजी हमें काम नहीं करने दे रही। अभी भी मैं ऑपोजिशन में काउंसलर हूँ, मेरे वालिद 2 बार काउंसलर रहे, इंडिपेंडेंट, 2 बार एमएलए रहे, चारों टर्म्स ऑपोजिशन में बैठे, कभी सत्ता में नहीं रहे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम काम नहीं करा पा रहे, हमने तो एक एक काम कराया इलाके का, और मैं काउंसलर होते हुए भी काम करा रही हूँ। तो देखिए हमें ओखला में एक बुलंद आवाज़ चाहिए लीडर के तौर पर, लोगों को जो उनकी आवाज़ को मजबूती से हर प्लेटफॉर्म पे उठाए, चाहे वो सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, असेंबली में उठानी हो या सड़कों पे उनकी लड़ाई लड़नी हो। ओखला की आवाम को एक मजबूत बुलंद आवाज़ वाला लीडर चाहिए।
For your age, you are a good orator, I think. थैंक यू सो मच, थैंक यू। What have you studied? मैंने अपनी स्कूलिंग सौरभ जी द पिनिकल स्कूल से करी है। अर्लियर इट वाज नेम्ड द जूनियर एंड टाइनी टॉट्स, एंड देन आई डिड माय हाई स्कूल फ्रॉम कामल कॉन्वेंट। Then I did my bachelor's in English literature. I did B.Ed from Jamia Millia Islamia University. I did a PG diploma in guidance and counseling. I did a diploma in bakery and patisserie. So कई काफी चीज़ें पढ़ाई लिखाई करने के जी। बाद फिर कहा कि आओ सड़कों की खाक छानती हूँ मैं, तो कुछ और कर लेते हो। पॉलिटिक्स मुश्किल नहीं, 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 कि इतने देखिए। आरोप प्रत्यारोप, फलाना ढिमकाना, ये दबाव वो दबाव, ये नहीं किया वो नहीं किया। नाली सड़क बहुत मुश्किल है ना लड़कियों के लिए, तो खैर बहुत चैलेंजिंग, आना चाहिए अच्छी लड़कियों को, पर फिर भी नहीं देखिए, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई भी इंटेंशन था नहीं कभी भी। हाँ, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुई हूँ तो हमेशा देखा कि भाई सियासत समझ में नहीं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने अपनी फादर की पूरी लाइफ ऐसे ही देखी, उन्होंने झोंक दिया अपने आप को इस चीज़ में, और कहीं ना कहीं वो एक खिदमत करने का जज्बा मुझ में था। फिर मुझे लगता था कि सोशल वर्क के थ्रू करते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आना है। लेकिन क्या होता है, देखिए सोशल वर्क आप करते हैं तो आप सीमित रहते हैं, आपका दायरा बहुत छोटा रहता है। जब तक आप सिस्टम का पार्ट नहीं बनते हैं तब तक आप सिस्टम से काम नहीं निकलवा सकते। आपको सिस्टम में घुसना ज़रूरी है वो चीज़ें कराने के लिए जो आपके विजन्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं फिर वो स्टेप मैंने लिया कि पॉलिटिक्स में आया जाए, और जब सिस्टम का पार्ट बनोगे तभी एक चेंज ला सकोगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। और देखिए, मेरा जो वार्ड है, वार्ड 188 अबुल फजल एनक्लेव, ये पूरा 99.9% अनऑथराइज्ड वार्ड है। यहाँ पर एमसीडी की बहुत लिमिटेशंस हैं, हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि एमसीडी अनऑथराइज्ड एरिया में काम नहीं करती है, वो बेसिक सैनिटेशन भी ना के बराबर करती है। उसके बावजूद हम जूझते हैं, हम लड़ते हैं, सदन में भी हम आवाज़ उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जाके लड़ के बजट निकलवाते हैं, लेकिन बेचारगी नहीं दिखाते कि एलजी और आम आदमी पार्टी या बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। हम मजबूत लोग हैं, मैं एक मजबूत लीडर की बेटी हूँ, और मेरे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, मैं उनकी मजबूत सिपाही हूँ। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मजबूती से लोगों के मुद्दों को रिजॉल्व करें। राहुल गांधी मिले? जी, एक बार मेरी मुलाकात हुई है राहुल जी से ड्यूरिंग यात्रा, मैं उनसे मिली थी। क्या बोले? नहीं, बहुत शॉर्ट मुलाकात रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स भीड़ थी और सब लोग थे, तो इस वजह से। लेकिन यह है कि आई एडमायर हिम वेरी मच, एंड प्रियंका जी मेरी एक तरह से रोल मॉडल हैं। टिकट दिए आपको, यहाँ बहुत लोग थे जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, चाहे वो इशरत हो, चाहे वो शिफा भी मांग रहे थे, बहुत सारे उम्मीदवार थे। तो यहाँ भी टिकट लेने के लिए भी एक अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ी आपको, फॉर द फैक्ट आई नो दैट। नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, एक पॉलिसी है। ऑफ कोर्स दावेदार बहुत थे और होने भी चाहिए, जो भी केपेबल दावेदार है। टिकट मांगना सबका राइट है, सबका हक है। और बाकी देखिए, पार्टी और हाईकमांड का डिसीजन होता है कि वो अपनी एक पॉलिसी और सिस्टम के हिसाब से एक उम्मीदवार फाइनल करें। एंड आई एम अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड कि मुझे इतने शॉर्ट पीरियड में पार्टी ने दोबारा इतना बड़ा मौका दिया, कहीं ना कहीं मुझ पर दोबारा भरोसा जताया। तो मैं अपने सारे हाईकमांड, अपनी सीनियर लीडरशिप का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? दिल्ली के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो फिर इलेक्शन में हैं, चौथी बार लोगों से वोट मांग रहे हैं, बहुत अनाउंसमेंट्स किए हैं महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। खैर कांग्रेस ने भी 2500 रुपये का अनाउंसमेंट किया, प्यारी दीदी योजना, वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। पूरा प्यार उड़ेले दे रहे हैं महिलाओं पे सारे राजनीतिक दल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, जो आपने बात करी कि वो जो स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, स्कीम्स कांग्रेस पार्टी ने भी लॉन्च करी है। उन्होंने 2100 की लॉन्च करी, महिला योजना हमने 2500 की लॉन्च करी है। तो देखिए, स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो आप ट्रैक रिकॉर्ड पर जाइए। कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए योजना लाएंगे। जब हमारी वहाँ सरकार बन गई उसके बाद हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन करा। आप अभी अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो महिलाओं के खातों में वो योजना की जो हमने एक हेल्प के तौर पे जो बात कही थी वो पहुँचे, वो पैसे पहुँचे। आप चेक कर लीजिए, सब ऑन रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें। अब आप केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पंजाब के इलेक्शन में उन्होंने यही वादे करे थे कि महिला योजना हम ऐसे हेल्प करेंगे और वैसे हेल्प करेंगे। 3 साल हो गए, आज तक महिलाओं के खातों में एक पैसा नहीं आया है। तो देखिए, हम तो वही स्कीम्स लाते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें, हम फर्जी बातें नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बुनियाद पे ही हम स्कीम्स लेके आते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको वो चीज़ देंगे, और हमारा रिकॉर्ड है कि हम वो चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। दूसरी बात देखिए, केजरीवाल जी की जो जुमलेबाजी है, मैं जुमलेबाजी कहूँगी, मोदी जी एक एक्सपर्ट हैं, दूसरे एक्सपर्ट केजरीवाल जी हैं जुमलेबाजी में। जिस तरीके से उनकी बातें हैं कि हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, हेल्थ, हमने इस पर काम करा है। मैं ओखला की बात करूँ अगर आपसे, ओखला विधानसभा में पिछले 10 सालों में एक बूंद पानी नहीं आया है।
आप कहते हैं हमने 99% दिल्ली में पानी पहुंचा दिया है, आपने उस 1% में ओखला को क्यों रखा? यहाँ मुसलमान आबादी रहती है, इस वजह से आपने निगलेक्ट किया ओखला को कि यहाँ आपने पानी नहीं पहुंचाया। आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सीधा। मुसलमान थे इसलिए पानी नहीं तो आप बता दें फिर रीजन ओखला को निगलेक्ट करने का। उस 1% में आप ही कह रहे हैं ना 99% में आपने पानी पहुंचा दिया। मैं तो आप ही की बात को कोट कर रही हूँ, ये मेरी अल्फाज तो नहीं है। तो उस 1% में ओखला को क्यों रखा गया जो यहाँ 10 साल से एक बूंद नहीं आई? इसकी क्या वजह है कि ओखला को निगलेक्ट किया गया? दूसरी बात, आप कहते हैं हमने शिक्षा और हेल्थ पर काम किया। 10 सालों में ओखला में एक भी स्कूल नहीं खोला गया। 10 सालों में ओखला में एक भी हॉस्पिटल सरकारी नहीं खोला गया। इसके क्या वजूहात हैं जो आपने ओखला में एक भी हॉस्पिटल स्कूल? आप कहते हैं हमने द्वारका में वर्ल्ड लेवल का वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला है, तो क्या ओखला का बच्चा द्वारका जाएगा पढ़ने के लिए? आपने ओखला में कोई फैसिलिटी क्यों नहीं दी यहाँ पर, जो कि आप क्लेम करते हैं बड़ी बड़ी बातें हमने करा है? तो देखिए वो जुमलेबाजी का हिस्सा है उनकी। व्हेन इट कम्स टू ओखला, इफ़ आई टॉक अबाउट, बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट, मैं यहाँ की रेजिडेंट भी हूँ, बाशिंदा हूँ। और देखिए सौरभ जी, मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ ओखला से, एक लौती, आई एम दी ओनली कैंडिडेट जो इस ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। यहाँ जितने कैंडिडेट्स हैं सब बाहरी हैं, सब कहीं कहीं से बिलोंग करते हैं। मैं ही एक लोकल हूँ यहाँ की, जो यहीं पैदा हुई, इन्हीं गलियों में मोहल्लों में खेली हूँ। यहाँ का अच्छा वक्त भी मैंने देखा है और यहाँ की बदहाली भी पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ। एक कैंडिडेट यहाँ पर शिफा और रहमान भी हैं जो जेल में हैं दिल्ली के दंगों के आरोप में। उनकी पत्नी बहुत इमोशनल प्रचार कर रही हैं कि याद रखना मेरे हस्बैंड जेल में हैं, मुझे सज़ा मिली कि मैंने आवाज़ उठाई, सही के लिए आवाज़ उठाई। वो कितना बड़ा चैलेंज है AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी आपके लिए यहाँ? देखिए शिफा भाई जो हैं, देखिए वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ उनकी। उनकी वाइफ से भी मेरे ताल्लुकात हैं, उनकी मैं भाभी कहती हूँ उनको, बहन समान है मेरी। और देखिए उनको जिस तरीके से ऑप्रेस किया गया, जिस तरीके से उन पर फ़र्ज़ी केसेस लगाए गए और उनके साथ ज़्यादती करी गई है सिस्टम द्वारा, उसको हम पूरी तरह से, उनके साथ हमारी सिंपैथी भी है, हमदर्दी भी है। और उनकी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, देखिए पिछले 4.5 सालों में बहुत तकलीफ़ से वो लोग गुजरे हैं। लेकिन देखिए व्हेन इट कम्स टू MIM पॉलिटिक्स एंड MIM एंड असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो देखिए मैं तो सीधा उनसे सवाल करती हूँ कि जब CNRC हो रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? जब जामिया पे लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, शिफा भाई भी हुआ करते थे वहाँ पर, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? जब दिल्ली में पोग्राम हुआ, कत्लेआम हुआ 3 दिन तक, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? जब शिफा भाई को अरेस्ट करा गया, तब ओवैसी साहब क्यों नहीं आए शिफा भाई और उनकी फैमिली से मिलने? 4.5 पौने 5 साल से शिफा भाई जेल की सलाखों के पीछे हैं। 4.5 साल से उन्हें शिफा भाई की हमदर्दी उनके अंदर नहीं आई कि वो आके उनकी फैमिली से मिलें और उनसे मुलाकात करें। 4.5 साल से ओवैसी साहब क्यों नहीं आए शिफा भाई से मिलने के लिए, उनकी फैमिली से मिलने के लिए? खुद एक बैरिस्टर होने के नाते, रिसोर्सफुल होने के नाते, क्या उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी? हज़ारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमारे भाई आज भी जेल की सलाखों के पीछे, जो मासूम हैं, जिन पे फर्जी केसेस लगाए गए। क्या एक के लिए भी आपने आवाज़ देखिए, आवाज़ उठाना एक अलग बात होती है। आप बैरिस्टर हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, क्या आपने किसी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी? कांग्रेस पार्टी CNRC के वक्त खुल के, एक वाहिद पार्टी थी, खुल के खड़ी थी लोगों के साथ सपोर्ट में। और आज भी सलमान खुर्शीद साहब हाई कमांड, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की, वो कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, आप पता कर सकते हैं। और देखिए अभी 10-15 दिन पहले इम्तियाज़ जलील साहब आते हैं ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद टू ओखला, एक सभा करने के लिए शिफा भाई के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप हमदर्दी में शिफा भाई को टिकट दे रहे हैं, तो यहाँ तो उमर खालिद का भी घर था ओखला में, यहाँ तो और भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के घर थे, आप उन लोगों के घर क्यों नहीं गए? जब आप हैदराबाद से इतना सफ़र करके आई गए थे, पैसा खर्च करके, टाइम करके। देखिए सीधा पॉलिटिकल एजेंडा है वो। एक तरह से शिफा भाई जैसे मासूम आदमी को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उनका एक तरीके से बहुत अफसोस की बात है कि उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना जो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जो वो एक BJP की B टीम की तरह काम करते हैं, उसको पूरा करने के लिए वो ऐसे मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधा क्लियर फंडा है, वरना इतने एग्जाम्पल्स हैं, आप बता दीजिए। और मैं कहती हूँ, कई लोगों ने मुझसे कहा दे रहा है दुरुस्त है वाली बात, तो दे रहा है दुरुस्त है में तो फिर उमर खालिद का भी घर है ना यहाँ पे, और भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के घर हैं, सबके घर जाते हैं आप, सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करिए। या सिर्फ आपकी भी वही वाली बात कि एक सिंपल प्लेन एजेंडा है, बस उसी पे ही काम करना है। और देखिए मैं एक और बात कहूँगी इस पर जी, ये चाहे MIM हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका एजेंडा यही रहता है कि किस तरीके से ये लोग BJP को फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप देखिए केजरीवाल जी खुद क्लेम करते हैं कि मैं तो, मेरे फादर RSS बैकग्राउंड के रहे हैं, और जिस तरीके की एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी
में वो बिलीव करते हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उन्होंने लगातार, एक बार नहीं लगातार अपने स्टेटमेंट से एंटी मुस्लिम कह रही हैं 100% वो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी उनमें बिलीव करते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, मैं बेबुनियाद बात नहीं करती आपसे। जब CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, शाहीन बाग की ख़वातीन वहाँ बैठी हुई थी, उस वक्त केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है, मेरे अंडर 1 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस कर दो तो मैं पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा के फेंक दूंगा। जिस वक्त दिल्ली में पोग्राम हो रहा था, ये एक स्टडी है कि 3 दिन से ज़्यादा कहीं पे ये एक स्टडी है कि 1 दिन 24 घंटे से ज़्यादा कहीं पे भी पोग्राम राइट्स नहीं पनप सकते अगर CM का इंटरफेरेंस हो जाए। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में 3 दिन तक कत्लेआम होता रहा। वहाँ जाना तो दूर की बात, केजरीवाल जी ने आवाज़ तक नहीं उठाई उसके लिए, और आज तक उन लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया गया उन चीज़ों के लिए। जब कोविड हुआ, कोविड के दौरान सिसोदिया और केजरीवाल जी नेशनल मीडिया पे ये बयान देते हैं कि ना मंदिर से ना गुरुद्वारे से, ये मरकज़ से कोविड फैल रहा है, ये मरकज़ वाले मुसलमान हैं। कोविड जिहाद का नाम दे दिया गया, टर्म दे दिया गया, तो मीडिया वालों ने दिया, लेकिन किसके स्टेटमेंट पे दिया? आपके एक गैर जिम्मेदारान स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में, जहां ऑलरेडी बुरा हाल था कोविड में, लोग सड़कों पे मर रहे थे, हॉस्पिटल्स के बाहर मर रहे थे, जब वैसे ही त्राही त्राही पूरे मुल्क में हो रही थी, आपके एक स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में मुसलमानों को लिंचिंग शुरू कर दी, उनको मारा पीटा जा रहा था। दाढ़ी वाले लोग हैं, उनके आधार कार्ड छीन छीन के चेक किया जा रहा था, रेहड़ी पटरी वालों के, सब्जी वालों के, कि तुम लोग मुसलमान हो, तुम कोविड फैला रहे हो पूरे मुल्क में। उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था एक स्टेटमेंट से। आपके क्या आपको नहीं पता था उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? आपने जानबूझ के वो स्टेटमेंट दिया। और आप अभी देखिए, अभी संभल में जो एक मुद्दा हुआ, उसी टाइम पे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हुई, सेम टाइम लाइन। आपका दिल बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए फटना भी चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटीज़ जो है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो, किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज़ को कहीं भी तरह से टारगेट नहीं करा जाना चाहिए, उन पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम आप ही के मुल्क में, संभल में, जहाँ माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादती हो रही थी, उसके लिए तो आपकी ज़ुबान नहीं खुली। बहराइच में जो हुआ उसके लिए तो आपकी ज़ुबान नहीं खुली। और अभी रिसेंट आप देखिए, नरेश यादव जैसा आदमी जिसने कुरान की बेहुरमती करी और कोई चार्जेस नहीं है उसके ऊपर, उसे कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसको गिल्टी प्रूव किया। गिल्टी प्रूव होने के 2 दिन बाद केजरीवाल जी कहते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा इनाम है तुम्हारा टिकट। ऐसे जब आप आइडियोलॉजी में, मैंने जो कहा कि वो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो मैं विद प्रूफ कह रही हूँ ये बात, मैं हवा में नहीं कह रही हूँ। आप देखिए लगातार उनके सारे स्टेटमेंट्स और उनके जो स्टैंड्स रहे हैं, वो एक एंटी मुस्लिम अप्रोच उन्होंने रखी है। तो ऐसे लोगों को देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, जो एक हमारी, अब लगातार राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने की, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के लिए, तो ऐसे लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का भी हशर वही होगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। मोदी जी का भी कुछ टाइम में यही हशर होने वाला है, इनके साथ भी पब्लिक यही करने वाली है। क्योंकि देखिए कुछ टाइम के लिए तो आप लोगों को बहका सकते हैं, आप उनको वर्गला सकते हैं, वो शायद बहक भी जाए आपकी बातों में, लेकिन जो एक हमारी तहजीब है, जो हमारा हमेशा एक भाईचारा रहा है, वो खून में है, यहाँ के लोगों के ब्लड में है, उसको आप ख़त्म, इरेडिकेट नहीं कर सकते पूरी तरीके से। तो एक लेवल तक आप ऑपरेस कर सकते हैं। देख लीजिए ना लोकसभा में क्या मिला, जो लोग 400 पार का डंका पीटते थे, अब की बार 400 पार, उनको अलायंस में सरकार बनानी पड़ गई। ये हालात हुए उनके तो सिलेक्शन हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए आप लोग, तो वो तो एग्जांपल्स हैं हार जीत, फिर भी वो सरकार में है। बिल्कुल देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब चेंज विल कम, अब बेटर इंडिया, बल्कि पुरानी वाली वही जो मैं कहूँगी एक तहजीब है, वो इंडिया इंशाल्लाह वो मुल्क वापस बनेगा। कांग्रेस बेटर इंडिया बनाने के लिए आप जैसे यंग लोगों को मौका दे रही है। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन ओखला? सी आई एम कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरीके से। उसका रीज़न है, मैं किसी उसमें ईगो में नहीं कह रही ये बात कि मैं तो मेरे से मजबूत कोई है नहीं। देखिए उसका रीज़न है कि मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ। मुझ पर 2 साल पहले हमने सिटिंग आम आदमी पार्टी के काउंसलर को हराया, मुझ पर लोगों ने भरोसा जताया, और जिस तरीके से पार्टी ने दोबारा, देखिए पार्टी भी अपने सर्वे के हिसाब से टिकट देती है, कहीं ना कहीं पार्टी का सर्वे जो भी रहा, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और अभी जब हम लोगों के बीच निकल रहे हैं, इतना पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिल रहा है। देखिए जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, यूजुअली क्या होता है, आप दरवाजे पे जाते हैं, एक से मिलते हैं, फिर आप सामने दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं। लेकिन जब आप सड़क पर चल रहे हैं और वो आदमी दरवाजे से खुद निकलकर आपके पास आ रहा है मिलने के लिए, मोहब्बत में आपकी, तो कहीं ना कहीं देखिए वो चीज़
जाहिर करती है कि लोग आज भी वो मोहब्बत आपके लिए रखते हैं और कहीं ना कहीं वो आज भी आप पे भरोसा जता रहे हैं कि जिस मजबूती से ये लोग लीडरशिप कर सकते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑपरेशन है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत एक हमें मजबूती देती है अंदर से, और वही रीज़न है मेरे कॉन्फिडेंस का। और मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगी, देखिए मैं जब 7 साल की थी, 7-8 साल की, 2002 की बात है, तब उस टाइम पे मेरे वालिद साहब जेल में थे और तब काउंसलर का इलेक्शन था उनका, उन्होंने जेल से नॉमिनेशन फ़ाइल किया था और उस टाइम पे मैं 7-8 साल की थी और मैंने ही पूरा इलेक्शन कैंपेन उनका, मैं थी, मेरी वालदा थी, मेरी मदर थी, हम लोगों ने अपना वो किया था। और उस टाइम पे सर जी ये क्योंकि ये चीज़ आप कैंपेन कर रहे थे, पापा आपके लिए कैंपेन जी आप समझ सकते हैं ये बात, लेकिन मैं आपसे ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उस टाइम पे एक प्रथा होती थी कि जो नेता होते थे उनको लड्डुओं से, सिक्कों से, फूलों से तोला जाता था, वो तराजू पे बिठाया जाता था और तोला जाता था। उस टाइम पे गुजरात में राइट्स हुए थे और यहाँ के लोगों ने मुझे खून से तोला था। आई वॉज अराउंड 24 kgs एट दैट टाइम और अपोलो के डॉक्टर्स की टीम आई थी, एक कैंप सेट किया गया था और उसमें लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया था और मुझे खून से 30 के ऊपर पहुंच गया था, वो मुझे खून से तोला गया था और फिर हमने वो ब्लड जो है गुजरात भेजा था राइट विक्टिम्स के लिए। अब मत तोलवाइएगा। नहीं देखिए वो लोगों की मोहब्बत और आप मतलब मैं आपको ये एग्जाम मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सोचिए ओखला किस लेवल पे उनकी मोहब्बतों का आलम क्या है, उसका कोई मैच नहीं है। जिस हिसाब से उन लोगों ने हमेशा हमें मोहब्बत से नवाजा है और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम अपनी बुनियाद पे और कांग्रेस पार्टी का इतना, देखिए लोग आज भी शीला जी की दिल्ली को याद कर रहे हैं, एक बड़ा एक वो चीज़ है, आप जब जाएंगे एरिया में लोग कहते हैं कि शीला जी ने तो वो सब कहते हैं पर वोट नहीं देते, 3 बार से तो नहीं दिया, नहीं देखिए के रहते भी नहीं दिया, शीला जी के बाद भी तो नहीं देखिए मैंने बात कही वो वेव थी, वेव में सब बह जाते हैं, लेकिन वो भी अच्छा होता है, मौका जब तक दोगे नहीं तो परख नहीं पाओगे। ठीक है, वैसे बहुत अच्छी बात बोली, शी इज अ यंग पॉलिटिशियन ओजिंग टू प्रूव हरसेल्फ यहाँ पर ओखला में, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ओखला के मुसलमान एक तरफ वोट करते हैं और एक तरफ वोट किया तो अमानतुल्लाह के लिए किया, क्या इस बार वो एक तरफ कांग्रेस के लिए वोट करेंगे? और कांग्रेस को बहुत उम्मीद है अरीबा खान से कि ये उनके लिए जो कुछ सीटों पर ना सबसे ज़्यादा उम्मीद है उनमें से एक सीट तो उनको ला के देंगे, पर वो तय होगा धीरे धीरे जब चुनाव और परवान चढ़ेगा जो ऑलरेडी चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक अरीबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।